Hello everyone, welcome to my channel Social Science Scholar. Here we are studying the chapter of history of grade 7, that is tracing changes through 1000 years. In this chapter we'll study the history of 700 to 1750, the history of 1000 years. 700 से 1750 के बीच के 1000 सालों की हिस्ट्री को हम पढ़ेंगे. उसमें क्या क्या चेंजेस आए और उनको किस पॉइंट्स में डिफ़ाइन करना चाहिए, किस में कैटेगरी वाइज किस में बांटना चाहिए, वो उस अकॉर्डिंग पढ़ेंगे. तो फर्स्ट इज दैट इज़ मैप वाइज. तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट होगा दैट इज़ मैप वाइज. ये यू कैन सी, ये देखिए आपका जो फर्स्ट मैप है ये इंडिया के सब कॉन्टिनेंट का ही एक मैप है. और इंडिया के सब कॉन्टिनेंट का जो हिस्सा है पूरे वर्ल्ड में उसका मैप है. ये बनाया है अल अदरीसी ने, जो कि अरब कार्टोग्राफर हैं. कार्टोग्राफी स्टाइल होती है ड्राइंग अ मैप. मैप को जो ड्रॉ करते हैं, मैप्स की फ़ोटोज़ बनाते हैं, दैट आर कॉल्ड कार्टोग्राफर्स. ओके, ये देखिए आप, ये आपका सेकंड मैप है. ओके, एंड दैट वाज योर फर्स्ट मैप. ये आपका फर्स्ट मैप है. एक ही लोकेशन है, फिर भी देखिए मैप में कितना डिफरेंस है. दोनों मैप कितने अलग हैं, क्योंकि और जो हमारा फर्स्ट मैप है यहाँ पर जहाँ हम नॉर्थ इंडिया को एक्सपेक्ट कर रहे हैं वहाँ साउथ इंडिया है. और श्रीलंका का जो आइलैंड है वो देखिए कितना टॉप पर है. और देखिए प्लेसेस भी जो मार्क की गई हैं, जो मार्किंग है वो भी अरेबिक लैंग्वेज में है, राइट. और ये देखिए जो आपका सेकंड मैप है, इसका कोस्टल एरिया आज के टाइम से काफ़ी थोड़ा डिफरेंट है, बट फिर भी ये ही मैप हमारे लिए आज भी फैमिलियर है. हम इसी मैप को आज भी इंडिया का हिस्सा मानते हैं. इंडिया की शेप हम यही समझते हैं, राइट. इसी को हम इंडिया रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं. फर्स्ट मैप में इंडिया हम इतना रिकॉग्नाइज़ नहीं कर सकते हैं. तो ये जो मैप है सेकंड वाला, ये बना था 600 ईयर्स बाद. जो आपका फर्स्ट मैप है उसमें कुछ एरियाज़ हैं लाइक कन्नौज, जो आज उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है. तो कन्नौज उस टाइम पर उत्तर प्रदेश के लिए कहा जाता था, तो वो उसमें ज़रूर दिख रहा है. सो चीज़ें, लोकेशंस वही की वही हैं, पर दोनों ही मैप में काफ़ी डिफरेंस आ चुका है. और जो आपका सेकंड मैप है ये ही यूरोपियन सेलर्स अपनी और जो मर्चेंट्स थे वो अपनी यात्राओं के दौरान इसी ही मैप को यूज़ किया करते थे. इक्वली इम्पॉर्टेंट ये फैक्ट भी है कि साइंस ऑफ कार्टोग्राफी काफ़ी डिफरेंट हो गई थी इन दोनों पीरियड्स की, इसीलिए इनके मैप में काफ़ी डिफरेंस है. तो जब लुक एट दिस फर्स्ट मैप, इसमें देखिए जो पूरा जो नाम लिखा हुआ है, सब कुछ जो किया हुआ है, ये सब अरेबिक लैंग्वेज है, राइट. तो उस टाइम पर एक नाम था कन्नौज. कन्नौज आज उसको यूपी के नाम से जाना जाता है. कन्नौज भी इसमें लिखा हुआ है. और दोनों ही पीरियड्स की कार्टोग्राफी, साइंस ऑफ कार्टोग्राफी काफ़ी डिफरेंट है, इसलिए मैप भी काफ़ी डिफरेंट है. तो जो आपके हिस्टोरियंस होते हैं उनको डॉक्यूमेंट्स और मैप और टेक्स्ट को बहुत ध्यान से सेंसिटिवली पढ़ना पड़ता है, क्योंकि उनको बैकग्राउंड, उस कॉन्टेक्स्ट का, उस बैकग्राउंड का, उस रेफरेंस का पता होना चाहिए जिस दोनों ही टाइम पर ये मैप्स बने हुए हैं. ओके, तभी वो कोई इन्फॉर्मेशन सही आपको दे सकते हैं. In this chapter, our second point is new and old terminologies. It means कि जब लैंग्वेज ही टाइम के साथ चेंज हो जाती है, काफ़ी उसके मीनिंग्स चेंज हो जाते हैं. सिर्फ ऐसा नहीं कि वोकेबलरी चेंज होती है, बल्कि कई बार तो शब्दों के अर्थ ही बदल जाते हैं. ऐसा नहीं सिर्फ ग्रामर चेंज होती है, कई बार तो शब्दों के अर्थ ही बदल जाते हैं, लाइक टाइम पीरियड के साथ. लाइक इफ़ वी टेक वर्ड हिंदुस्तानी. Okay, so word Hindustani, in 13th century, Hindustani word meaning was area of Punjab and Haryana and the lands between Ganga and Yamuna. 13th century में हिंदुस्तान वर्ड का मीनिंग ये था कि पंजाब एंड हरियाणा और गंगा एंड यमुना के बीच का जो लैंड है दैट वाज कॉल्ड हिंदुस्तान. बट जैसे ही 16th सेंचुरी की बात आई तो बाबर ने वह हिंदुस्तान को यूज़ किया फॉर डिस्क्राइबिंग ज्योग्राफी एंड फोना. फोना मीन्स वहाँ के जो पशु पक्षी होते हैं कैसे रहते हैं, इनहेबिटेंट्स वहाँ पर कैसे रहते हैं, वहाँ के लोग कैसे रहते हैं. सो दैट वाज द वर्ड हिंदुस्तान यूज्ड फॉर. एंड इन 14th सेंचुरी अमीर खुसरो जो पोएट थे, उन्होंने हिंदुस्तान वर्ड को यूज़ किया उसकी ज्योग्राफी के लिए और उसके कल्चरल एंटिटी के लिए, उसके डिफरेंट कल्चर के लिए उन्होंने इसको यूज़ किया.
सो यू कैन सी कि हिंदुस्तान वर्ड का मीनिंग 13th सेंचुरी, 16th सेंचुरी एंड 14th और 16th सेंचुरी में फिर भी काफ़ी सिमिलर था, बट 13th सेंचुरी में काफ़ी डिफरेंस था। तो जैसे जैसे दिल्ली सल्तनत का एरिया बढ़ता गया, उसका फिर हिंदुस्तान वर्ड का चेंज होता गया। बाकी तो जो जो उस टाइम पे एरिया दिल्ली सल्तनत के हाथ में था वो हिंदुस्तान वर्ड के नाम से जाना जाता था। पर आज भी जो हिंदुस्तान का मीनिंग निकलता है, जैसे जो पॉलिटिकल और नेशनल मीनिंग्स निकलते हैं विच वी एसोसिएट विद इट टुडे, वो उस टाइम पर नहीं थे। वो सिर्फ कल्चरल और ज्योग्राफी के लिए जाना जाता था, लेकिन आज हम उसको जैसे एक नेशन, एक पॉलिटिकल सेंस में डिस्क्राइब करते हैं हिंदुस्तान को, वो उस टाइम पर उसका मीनिंग नहीं था। सेकंड एग्जाम्पल, जैसे हिस्टोरियंस टुडे हैव टू बी केयरफुल अबाउट द टर्म्स दे यूज़ बिकॉज द मीन डिफरेंट थिंग्स इन द पास्ट, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होना पड़ता है, किसी भी केयरफुल होना पड़ता है किसी भी टर्म को यूज़ करने के लिए, क्योंकि पास्ट में उसका मीनिंग कुछ और था। लाइक इफ़ यू टेक टर्म लाइक फॉरेनर, इट इज़ यूज टुडे टू मीन समवन हु इज़ नॉट इन इंडियन। आज जो वर्ड फॉरेनर है उसका मीनिंग ये निकालते हैं हम कि जो एक इंडियन नहीं है, दैट इज़ द फॉरेनर, राइट। बट इन मेडिवल पीरियड उसका मीनिंग था ऑफ नॉट सेम कल्चर एंड सोसाइटी, राइट। और परदेसी मीनिंग था उसका हिंदी में और अजनबी था फारसी में, राइट। इन द मेडिवल पीरियड अ फॉरेनर वॉज स्ट्रेंजर हु अपीयर्ड से इन गिवन विलेज। मेडिवल पीरियड में फॉरेनर जो था वो एक स्ट्रेंजर माना जाता था विलेज में, अगर वो सेम कल्चर और सोसाइटी का नहीं है। ओके एक सिटी ड्वेलर के लिए एक फॉरेस्ट ड्वेलर उसी एरिया का अजनबी माना जाता था, क्योंकि वो सेम कल्चर और सोसाइटी का नहीं था। और और अगर डिफरेंट एरिया का ही पर्सन, फॉरेस्ट ड्वेलर के लिए एक फॉरेस्ट ड्वेलर अजनबी और परदेसी नहीं था, क्योंकि वो उसके सेम कल्चर और सोसाइटी का था। ओके तो उस टाइम पर मेडिवल पीरियड में फॉरेनर को यूज़ किया जाता था वर्ड को एज अ परदेसी और अजनबी, और आज हम फॉरेनर वर्ड को यूज़ करते हैं, उसका मीनिंग ये निकालते हैं जो कि इंडियन नहीं है। तो आप देख रहे हो फॉरेनर वर्ड भी टाइम के साथ कैसे चेंज हुआ, उसका मीनिंग कैसे चेंज हुआ। तो टाइम के साथ टर्मिनोलॉजीज़ बदली, ये भी एक इम्पैक्ट आया इस 1000 ईयर्स में। Our next point is historian and their sources. Okay, historian use different types of sources to learn about the past depending upon the period of their study and the nature of their investigation. हमने पहले के टाइम पे पढ़ा था लाइक गुप्ता डायनेस्टी थे जो रूलर्स थे, और हर्षवर्धना। उस टाइम पर कितने डिफरेंट टाइप्स के सोर्सेज को यूज़ किया जाते थे। डिफरेंट टाइप्स लाइक कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस। विल टेक एग्जाम्पल ऑफ इंस्क्रिप्शंस। लुक एट दिस पिक्चर, ये एक इंस्क्रिप्शन है। तो इस टाइम पर दीवारों पर, पत्थरों पर इस तरीके के इंस्क्रिप्शंस लिखवाते थे राजा महाराजा कि उस टाइम पर कौन कौन सी बैटल्स उन्होंने लड़ी, कौन कौन सी जगहों को बनवाया उन्होंने। तो इस तरीके के रिकॉर्ड्स रखे जाते थे। कॉइन्स भी उसका एक टाइप था, और आर्किटेक्चर, टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स, इस तरह के टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स रखे जाते थे लिखित में इंफॉर्मेशन के लिए। बट इस तरह की चीज़ें काफ़ी डिसकंटिन्यू हो गई, क्योंकि और नंबर और वैरायटी टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स की काफ़ी बढ़ गई। इस तरह के सोर्सेज काफ़ी कम यूज़ होने लग गए, और जो मेनली सोर्स यूज़ होने लगा दैट वाज पेपर, क्योंकि पेपर काफ़ी चीप हो चुका था उस टाइम पर। तो लोगों ने धीरे धीरे पेपर को यूज़ करना स्टार्ट किया, क्योंकि वो वाइडली अवेलेबल था। लोग उस टाइम पर पेपर पे होली टेक्स्ट लिखवाते थे, रूलर्स क्रॉनिकल्स लिखवा देते थे कि उन्होंने कौन सी बैटल लड़ी, उस टाइम पर क्या क्या हुआ, क्या क्या नई नई चीज़ें आई। लेटर्स एंड टीचिंग ऑफ सेंट्स, आपको पता है जो संत थी उनकी वाणियाँ भी लिखने लग गए, क्योंकि उस टाइम पर इस तरह के सोर्सेज नहीं यूज़ होते थे ना। उस तरह के सोर्सेज जो इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स, ये सिर्फ राजा महाराजा यूज़ करते थे। बट पेपर सबके हाथ में आने लग गया, तो संतों की वाणियाँ लिखने लग गए, जुडिशियल रिकॉर्ड्स बनाने लग गए, अकाउंट्स एंड टैक्सेस के रिकॉर्ड्स पेपर्स में लिखना स्टार्ट कर दिया, और मैन्यूस्क्रिप्ट्स थी वो कलेक्ट करने लग गए वेल्दी पीपल, जो अमीर लोग जो थे। वो मैन्यूस्क्रिप्ट्स वो होती हैं जो पहली बार जो ओरिजिनली लिखा हुआ होता है, दैट वाज मैन्यूस्क्रिप्ट्स। तो मैन्यूस्क्रिप्ट्स को लोग आर्चीव्स, ऐसी लाइब्रेरीज़ में रखते थे जहाँ पर वो सुरक्षित रहती थी। ओके
तो ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट है ये काफ़ी डिटेल इन्फॉर्मेशन हमको प्रोवाइड करती है हिस्टोरियंस को, और वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है इनको यूज़ करना, क्योंकि कई बार क्या होता है हमें कुछ क्योंकि कई बार क्या होता है मैन्यूस्क्रिप्ट्स को एक जगह पर दूसरी जगह पर ले जाने के लिए वहाँ से अगर नहीं हटाना है तो क्या होगा कि आपको उसकी कॉपी बनानी पड़ेगी। तो जब स्क्राइब्स, ये दैट इज़ अ पिक्चर ऑफ स्क्राइब, वो एक मैन्यूस्क्रिप्ट को कॉपी कर रहा है तो उसकी एक कॉपी बना रहा है। तो आपको पता है कि कॉपी बनाना इतना आसान काम नहीं होता है। आपने कभी अपने किसी फ्रेंड का होमवर्क कॉपी किया हो तो यू नो हाउ इट इज़ डिफ़िकल्ट, क्योंकि कई बार क्या होता है कुछ हमें समझ नहीं आ रहा होता है तो हम अपने अंदाज से उस वर्ड को लिख लेते हैं, तो उससे कई बार क्या होता है कॉपी में मीनिंग ही चेंज हो जाता है उस टेक्सचुअल रिकॉर्ड का, उस बात का जो ऑथर कहना चाह रहा था। तो इस तरीके से एक कॉपी के बाद दूसरी कॉपी, एक दूसरी कॉपी के बाद तीसरी कॉपी बनती जाती है। तो कई बार जो मैन्यूस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है और जो कॉपी हमारे हाथ लगी है हिस्टोरियंस के हाथ, उन्होंने दोनों में काफ़ी डिफरेंस है, तो दोनों का जो इंटरप्रिटेशन है वही काफ़ी डिफरेंट हो जाता है। तो इस वजह से काफ़ी डिफरेंट हो जाता है मीनिंग। तो जो हमारे हिस्टोरियंस होते हैं उनको क्या होता है कि हर वर्जन को स्टडी करना पड़ता है टेक्सचुअल रिकॉर्ड के, कि पहले कौन सा वर्जन था, उसके बाद फिर वो समझ में आता है कि अच्छा ऑथर ये कहना चाहता था, ये नहीं कहना चाहता था। आपको पता हो तो ऑथर्स भी कई बार अपनी क्रॉनिकल्स को रिवाइज करते थे। ओके, द 14th सेंचुरी में क्रॉनिकल ज़ियाउद्दीन बरानी जो थे उन्होंने क्रॉनिकल लिखा था 1356 में, और उसका अनदर वर्जन आया 1358 में, 2 years लेटर। तो जो दोनों ही वर्जन थे वो एक दूसरे से डिफरेंट थे, पर हुआ क्या 1960 में हमारे पास 1960 में पुराना वाला वर्जन हाथ में आया 1356 में। इससे पहले 1358 वाले वर्जन से हिस्टोरियंस ने ये अंदाज़ा लगाया था कि ऑथर क्या कहना चाहता था, पर 1960 में जो पुराना वाला क्रॉनिकल हाथ में लगा, जो उनको मिला, उसकी वजह से तब उनको पता चला अच्छा पहले ये था, और उन्होंने इस तरीके से उसको डिस्क्राइब किया था, और फिर ये चेंज आया 2 सालों में। क्या चेंज आया वो दोनों के दोनों कॉपीज़ को पढ़कर उनको पता चला। तो हिस्टोरियंस को क्या है ना कि हर वर्जन को स्टडी करना पड़ता है, तब उन्हें पता चलता है अच्छा ओरिजिनली ऑथर ये कहना चाहता था। सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज़ न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स। जो ये 1000 ईयर की जर्नी है 700 to 1750 में, ये ह्यूज चैलेंज होता है हिस्टोरियंस के लिए इनको स्टडी करना, क्योंकि स्केल और अलग अलग स्केल और वैरायटी पे डेवलपमेंट्स होते हैं। तो इस टाइम पर बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स आए, लाइक द पर्शियन व्हील इन इरिगेशन। अब पहले के टाइम पर क्या होता था कि इरिगेशन होता था कि लोग एक जगह से जैसे वेल से पानी निकाल कर और अपने फार्म तक लेकर जाएंगे, तो एक मटका, एक बाल्टियाँ, जो भी उनके पास एक स्टोरेज का बर्तन है उसमें भरेंगे। तो कितना कम अवेलेबिलिटी होती थी उस टाइम पर वाटर की। तो उस टाइम पर क्या हुआ कि ये पर्शियन व्हील का यूज़ हुआ इरिगेशन में। ओके, लुक एट दिस, ये देखो इतने सारे इसमें जो स्टोरेज के लिए बर्तन एसोसिएटेड है इस पूरे में, और ये देखिए एनिमल की एनर्जी से ये चल रहा है। तो एनिमल जैसे जैसे घूमता है तो ये सारे मटके इस वेल से पानी भरकर एक नाले में पानी को फेंकते हैं, और वो जो चैनल बनकर फार्म्स तक जाता है। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी हो गई वाटर की इरिगेशन के लिए, तो फार्मिंग अच्छी हो गई इस टाइम पर, एग्रीकल्चर लोगों ने बहुत ज़्यादा स्टार्ट कर दिया। ओके, तो ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट था। नेक्स्ट इज़ वेविंग, स्पिनिंग व्हील इन वेविंग। तो नेक्स्ट जो हमारा था, तो पहले के टाइम पर क्या होता था कि इस तरीके से हैंड स्पिंडल्स का यूज़ होता था। ये देखिए, ये यहाँ पर रुई लगी हुई है और इसको काटने के लिए इससे काटते थे और उसके बाद इसका धागा बनता था। तो इससे क्या होता था, मैन पावर का बहुत यूज़ होता था। एक आदमी सिर्फ इतनी ही रुई से धागा बना पाता था। तो क्या होता था कि कपड़े को बुनने में काफ़ी टाइम लगता था। उसके बाद एक नया डेवलपमेंट हुआ स्पिनिंग व्हील का, आपने देखा ही होगा, दैट इज़ चरखे का यूज़ होता था। चरखे से बहुत इस व्हील से जो स्पीड जो है काफ़ी बढ़ गई वेविंग की। तो इस तरीके से कपड़ा बुनकर बहुत जल्दी तैयार हो जाता था, तो बहुत अच्छी वेविंग होती थी। इस चीज़ का भी यूज़ बहुत बड़ा, और इसके डेवलपमेंट की वजह से काफ़ी डेवलपमेंट हुआ इन 1000 ईयर्स में। एंड थर्ड वन इज़ कि आपको पता है
कि इंडिया में तो ये पुराना तरीका ही होता था वॉर्स का, कि घोड़े पर बैठ के या लोग चलकर जो तलवार से और तीर धनुष से ही सारे के सारे युद्ध लड़ते थे, सारे बैटल्स में इन्हीं का यूज़ होता था, इन्हीं वेपन्स का यूज़ होता था। बट आपको पता है कि जब बाबर इंट्रोड्यूस हुआ, जब बाबर ने हिंदुस्तान में पैर जमाए, उस टाइम पर उसने इन पोर्टेबल गन्स का यूज़ किया, मतलब तोपों का। तो एक तरफ एक पूरी साइड पर उन्होंने तोपें छुपा दी थी और लोग उस अपने ट्रेडिशनल वेपन से ही लड़ाई को उन्होंने स्टार्ट किया था। दैट वाज अ बैटल ऑफ खानवा। तो बैटल ऑफ खानवा जो राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था, तो बैटल ऑफ खानवा में राणा सांगा तो अपने पुराने ही वेपन्स के तरीक़ों से ही अपनी पूरी बैटल लड़ रहे थे, पर बाबर ने ये चीज़ें छुपा के रखी थी। और एक टाइम पर जब उनकी सेना थक गई तो उन्होंने इन वेपन्स को निकाला और उसका यूज़ किया। तो उस टाइम पर क्या हुआ कि उसके पास इन चीज़ों का यूज़ होने की वजह से बाबर वो वाला बैटल जीत गया था और राणा सांगा इतनी सारे मैन पावर के साथ भी वो बैटल हार गए थे। तो इसके तोपों की यूज़ की वजह से वो बैटल हारे और फिर यहाँ पर मुग़ल एम्परर बाबर ने अपने आप को इस्टेब्लिश किया, मुग़ल एम्पायर को इस्टेब्लिश किया और इंडिया में काफ़ी ज़्यादा चेंज आया मुग़ल एम्पायर की वजह से। ओके, तो बहुत सारे चेंजेस हुए और बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए इस दौरान। और सबसे बड़ी चीज़, न्यू फूड एंड बेवरेजेस आए, लाइक पोटैटो, कॉर्न, चिलीज़, कॉफ़ी। ये सारी चीज़ें जो थी वो इंडिया की नहीं थी। ये सारे इनोवेशन हुए, न्यू टेक्नोलॉजीज़ आई, क्रॉप्स आई नई नई तरह की। तो ये जो पीरियड था पूरा 1000 ईयर का, ये काफ़ी बड़ा पीरियड था और ये इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल और कल्चरल चेंजेस का पीरियड था। टेक्नोलॉजी तो अभी हमने बात की किस तरीके चेंजेस आए। ओके, तो ये जो पीरियड था, ये ग्रेट मोबाइलिटी, मतलब एक ग्रुप एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहा है। मोबाइलिटी बहुत ज़्यादा हो गई थी। ग्रुप्स ऑफ पीपल ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटी। बहुत ज़्यादा लोगों ने ट्रैवल करना स्टार्ट कर दिया था अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। और ये जो हमारा सब कॉन्टिनेंट था इंडिया का, इसमें वेल्थ और पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा थी। तो लोग अपने फ्यूचर को बनाने के लिए यहाँ पर आते थे। इस टाइम पर एक ग्रुप बहुत इम्पॉर्टेंट हुआ था, बहुत उभर कर आया था, दैट वाज राजपूत। तो राजपूत का मतलब निकलता है पुत्र ऑफ राजा, द सन ऑफ अ रूलर। बिटवीन द 8th and 14th सेंचुरी ये टर्म बहुत ज़्यादा अप्लाई हुई और बहुत ज़्यादा चली। ये क्योंकि ग्रुप ऑफ वॉरियर्स के लिए यूज़ होता था जो क्षत्रिय कास्ट के थे। ओके, एंड उसके बाद क्या हुआ कि ये आपको पता है कि बहुत ज़्यादा इस टाइम पे अपॉर्चुनिटीज़ आई, लोगों ने स्टार्ट किया। तो उस टाइम पर क्या होता, फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा ख़त्म किए जाने लग गए थे। ओके, इस पीरियड में ग्रेजुअल क्लियरिंग हुई थी फॉरेस्ट की, एक्सटेंशन हो गया एग्रीकल्चर। आपको पता है अगर फॉरेस्ट ख़त्म होंगे तो वो लोग कहाँ जाएंगे। तो अगर फॉरेस्ट ख़त्म हुआ तो वहाँ पर एग्रीकल्चर का एक्सपांड बहुत हो गया। आपको पता है कि पर्शियन व्हील अभी आपने देखा कि उसका भी यूज़ होने लग गया था। तो अगर आपके पास सोर्सेज हैं इरिगेशन के तो आप एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से कर सकते हो यहाँ पर। तो जो क्या हुआ, जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे, जो फॉरेस्ट में रहने वाले लोग थे, अगर फॉरेस्ट खाली होगा तो वो लोग कहाँ जाएंगे। तो उन लोगों ने अपने अपने अकॉर्डिंग कामों को चुना। जिसको वेविंग अच्छी आती थी उसने वेविंग करी, उसने कपड़ा बुनना स्टार्ट किया क्योंकि उसमें भी काफ़ी डेवलपमेंट हो गया था। और जिसको क्राफ्ट का काम आता था उसने वो किया, जिसको खेती अच्छी आती थी उसने खेती करी। तो लोग क्या, सोसाइटी क्या पूरी तरीके से बट गई काम के बेसिस पे। ओके, और अलग अलग जातियाँ, अलग अलग ग्रुप बनने लग गए। तो इन ग्रुप्स को उनके जो मेन लोग होते थे, जो जाति पंचायत थी वहाँ के लोग थे, उसको रूल करते थे। उन लोगों ने उसके लिए रूल बनाना स्टार्ट कर दिया है कि यहाँ पर क्या होगा और क्या नहीं। इंडिया में बहुत सारे बड़े बड़े एम्पायर हुए, लाइक चोलास, तुगलक, मुगल्स। और गियासुद्दीन बलबल के बारे में तो हमको एक संस्कृत में प्रशस्ति मिलती है, जिसके अकॉर्डिंग उनका जो एरिया था वो ईस्ट में बंगाल से लेकर वेस्ट में अफ़गानिस्तान तक कवर्ड था। उसमें साउथ इंडिया का सारा पार्ट भी कवर्ड था। तो इस तरीके से लाइक आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, ये सारी चीज़ें उनके, ये सारे रीजन्स उनके स्टेट में कवर्ड थे, उनका एडमिनिस्ट्रेशन में कवर्ड थे। तो इस तरीके के बहुत सारे नए राजा आए, उनके एम्पायर्स आए। तो लाइक बहुत सारी डायनेस्टीज़ के बारे में हम पढ़ते हैं, चोलास, खिलजी, तुगलक, मुगल्स। तो ये सब
एम्पायर्स थे, इन लोगों ने बहुत बड़ा एरिया कवर किया था, पर अगर इनके सक्सेसर अच्छे नहीं थे तो ये एक दिन डिप्लीट हो गए थे। आपको पता है कि 1800 में मुग़ल एम्पायर पूरी तरीके से डिक्लाइन हो गया था। इसी ही टाइम पर ब्रिटिशर्स को मौका मिला था, इंडिया के साथ उन्होंने ट्रेड किया और धीरे धीरे इंडिया को अपनी आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ ओल्ड एंड न्यू रिलीजन। ये 1000 ईयर की हिस्ट्री जिसको हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे नए नए रिलीजन्स आ गए और हिंदुज़म में बहुत बड़ा चेंज आया। तो ये टॉपिक हम स्टडी करेंगे बहुत सारे पॉइंट से। फर्स्ट है हमारा वर्शिप ऑफ न्यू डेटीज़। बहुत सारे नए नए देवी देवता उस टाइम पर इमर्ज हुए थे और उनके अलग अलग आराधना के तरीके थे। सेकंड था कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स बाय रॉयल्टी। तो जो भी राजा हुए उन्होंने रॉयल्टी से बहुत ज़्यादा इकट्ठा करके रॉयल्टीज़ को कंस्ट्रक्शन करवाया बहुत सारे मंदिरों का। आप देखोगे इंडिया में इतने ज़्यादा मंदिर आपको मिलेंगे। ये तो फिर भी मुग़ल्स और ये अफ़गान्स आए और उन्होंने उन सबको तोड़ा था, बाकी इंडिया में हेरिटेज की कोई कमी नहीं है। थर्ड पॉइंट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ ब्राह्मण्स का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस था, उनका डोमिनेंट ग्रुप था, क्योंकि आपको पता है जितने भी हमारे वेद पुराण हैं वो सब के सब संस्कृत लैंग्वेज में हैं और संस्कृत लैंग्वेज का अच्छा नॉलेज सिर्फ इसी ग्रुप को था, इसीलिए इनका बहुत पावर था सोसाइटी में। फोर्थ पॉइंट इज़ एमर्जेंस ऑफ द आइडिया ऑफ भक्ति लविंग पर्सनल डेटी दैट डिवोटीज कुड रीच विदाउट द एड ऑफ प्रीस्ट और एलोबरेटेड रिचुअल्स। फोर्थ है कि बहुत सा अलग तरीका आ गया एक भक्ति का, और उस भक्ति में हमें कोई साधु संत की ज़रूरत नहीं थी, उनके किसी रिचुअल को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं थी कि भक्ति का यही तरीका अडॉप्ट करोगे तो भगवान मिलेगा, ऐसा नहीं था। अगर आप कबीरदास के बारे में आपने पढ़ा हो तो कबीरदास के अकॉर्डिंग भी वो ये मानते थे कि पत्ते पत्ते में भगवान है, वो किसी मूर्ति पूजा में नहीं मानते थे। तो इस 1000 ईयर की जर्नी में ये भी हुआ कि, और मीराबाई उन्होंने गुरु रैदास से अपनी शिक्षा दीक्षा ली थी, वो उनके गुरु थे। तो अलग अलग भक्ति के आइडियाज़ इस दौरान इमर्ज हुए थे। फिफ्थ, मर्चेंट एंड माइग्रेंट्स फर्स्ट ब्रॉट द टीचिंग्स ऑफ द होली कुरान टू इंडिया इन द 7th सेंचुरी। आपको पता है 7th सेंचुरी में बहुत सारा माइग्रेशन हुआ, बहुत माइग्रेट्स आए इंडिया में, बहुत लोग आए, तो वो अपने साथ अपना धर्म भी लेके आए। तो इस्लाम धर्म उसी टाइम पर इंट्रोड्यूस हुआ इंडिया में, लोगों ने उसके बारे में जाना, होली कुरान के बारे में जाना, जो उनकी बुक है कुरान जिसमें उनके धर्म का जिक्र मिलता है, तो वो जो उनकी होली बुक है उसके बारे में लोगों ने जाना। और इस्लाम धर्म जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट इज़ शिया मुस्लिम एंड सुन्नी मुस्लिम्स। तो जो मोहम्मद के सन इन लॉ हैं उन शिया मुस्लिम्स को लगता है कि इस्लाम उनके अकॉर्डिंग चलना चाहिए, और सुन्नी मुस्लिम्स को लगता है जो हमारे असल लीडर्स हैं वो खलीफास हैं। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड्स। Historians do not see time just as passing of hours, days or years as a clock or a calendar. Time also reflects changes in social and economic organization. हिस्टोरियंस टाइम को ये नहीं देखते हैं कि इतने साल पास हो गए, इतने आवर्स पास हो गए, वो ये रीड करते हैं कि कितने चेंजेस हुए इस टाइम पर, क्या ट्रांसफॉर्मेशन आया बिलीव्स में, भक्ति के आइडियाज़ में। सो इन द मिडल ऑफ 19th सेंचुरी के बीच में जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस थे उन्होंने डिवाइड किया हिस्ट्री को 3 पीरियड्स में। फर्स्ट था हिंदू, सेकंड मुस्लिम एंड थर्ड ब्रिटिश पीरियड। तो ये तीनों के तीनों पीरियड इस बेसिस पे डिवाइड हुए कि रिलीजन जो था रूलर्स का, उस बेसिस पे उन्होंने इंडिया की हिस्ट्री को डिवाइड कर दिया। जब 700 तक हिंदूज थे, उसके बाद धीरे धीरे मुस्लिम्स आए, फिर हिंदुओं ने दोनों रिलीजन्स को अडॉप्शन मिला था। हिंदुइज़्म तो था ही था, मुस्लिम भी आया धीरे धीरे, मुस्लिम जो धर्म था। फिर उसके बाद काफ़ी ज़्यादा इस्लाम यहाँ पर था, मुस्लिम्स की जो थी क्वांटिटी नंबर्स भी बहुत ज़्यादा था। उसके बाद ब्रिटिश पीरियड आया, तो जो उस वक्त रूलर्स थे उनके रिलीजन को ही बेस मानकर हिस्ट्री में डिवाइड कर दिया गया। हालांकि ये बिल्कुल सही बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस आए। अब ऐसा नहीं है, या अगर आप हिस्टोरियंस का देखो तो उन्होंने हिस्ट्री को डिवाइड कर रखा है एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री में, जबकि ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि मेडिवल पीरियड में कोई चेंज ही नहीं हुआ, या फिर
कोई ऐसा डेवलपमेंट नहीं हुआ। हमने इस टाइम पर पढ़ा है कि कितने डेवलपमेंट्स हुए मेडिवल पीरियड में। लाइक आपने फायर आर्म्स का पढ़ा एक डेवलपमेंट, उसके बाद आपने स्पिनिंग व्हील इंट्रोड्यूस हो गया था, उसके बाद बहुत सारे चेंजेस हुए। तो ऐसा नहीं था कि मेडिवल पीरियड में चेंजेस नहीं हुए, तो बहुत सारे चेंजेस हुए इन 1000 ईयर्स में।